हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू इन द ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस बुक्स। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 की इंटरनेशनल रिलेशंस की। दोस्तों, मैंने इस यूनिट को 7 अलग अलग भागों में बांट दिया है। जब हम इसका अच्छे से रिव्यू करेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। पार्ट 1 में हम देखते हैं अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जहाँ पर हमें आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म, न्यू रियलिज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे सिद्धांत या अवधारणाएं देखने को मिलेगी, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोण है कि ये दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस तरह देखते हैं, किस तरह से परिभाषित करते हैं और किस तरह से इनके अलग अलग विचार हैं और उन्होंने अपने सिद्धांत गढ़े। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम ये पुस्तक आती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत एक परिचय, जिसके लेखक हैं अजय कुमार। पियर्सन पब्लिकेशन द्वारा ये प्रकाशित होती है। आइए बात करते हैं। लेखक अजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, दीन बंधु कॉलेज, माफ कीजिएगा, देश बंधु कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय। भूमिका लिखती हैं वीना कुकरेजा, प्रोफेसर हैं ये भी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आइए बात करते हैं। सर्वप्रथम हमें यहाँ चैप्टर देखने को मिलेगा यथार्थवाद। आप देखते हैं अपना सिलेबस, रियलिज्म। रियलिज्म यानी यथार्थवाद। दोस्तों, इसके बाद आता है उदारवाद, चैप्टर 2, अपना उदारवाद, आइडियलिज्म। दोस्तों, आइडियलिज्म का मतलब आदर्शवाद से भी है और उदारवाद से भी है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना। आइए फिर बात करते हैं नव उदारवाद बनाम नव यथार्थवाद। इनके बीच इसको एक महान विवाद कहा जाता है। नव उदारवाद और नव यथार्थवाद के बीच काफी विवाद है। इसमें जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो जो इनके थिंकर्स है, इनके बीच आपसी सिद्धांतों को लेकर विवाद हुए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नव उदारवादी है या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नव यथार्थवादी है। आइए तो बात करते हैं स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म। दोस्तों, चैप्टर 5 में आपको स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म मिल जाएगा। ये रहा स्ट्रक्चर मार्क्सिज्म। फिर आते हैं हम नव उदारवाद के बारे में। नव उदारवाद आपको दोस्तों उदारवाद के अंतर्गत ही मिलेगा, जहां आप कोहेन और नाई के विचारों से अवगत होंगे। इसी के साथ वो नव यथार्थवाद के प्रत्युत्तर भी देते हैं, मतलब नव यथार्थवाद को जवाब देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक व्यवस्था नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तो व्यापारिक व्यवस्था है। यहाँ पर देश आपसी व्यापार बढ़ाते हैं, सौहार्द बढ़ाते हैं। आइए बात करते हैं न्यू रियलिज्म। दोस्तों, यहाँ आपको उदारवाद के अंतर्गत यहाँ से न्यू रियलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि नव यथार्थवाद, जिसके फाउंडर हैं केनेथ एच वोल्ट्स। दोस्तों, नव यथार्थवाद को यहाँ पर दो दो तरह से बांटा गया है, संरचनात्मक यथार्थवाद और आक्रामक यथार्थवाद। आइए बात करते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि रचनावाद। दोस्तों, इसकी हिंदी मीनिंग वैसे सामाजिक संरचनावाद है, सही मायनों में सामाजिक संरचनावाद। यहाँ पे लिख देते हैं, आसानी रहेगी। ये है वैसे करेक्ट मीनिंग। यहाँ पर आप अलेक्जेंडर वेंट के विचारों से अवगत होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने सिलेबस की। नारीवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययनों में। ये रहा दोस्तों आपका नारीवाद। यहाँ पर आपको टिकनर के विचार पढ़ने को मिलेंगे, जो मॉर्गेंथ्यू के 6 प्रिंसिपल की आलोचना करती है। मॉर्गेंथ्यू कौन? यथार्थवादी उपागम, जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित किया, व्याख्यायित किया और सिद्धांत दिए। यहाँ पर आपको नारीवाद के अंदर भी यहाँ पढ़ने को मिलेगा काफी सारी चीजें। देखिए, जैसे कि यहाँ मैंने कहा था भी, यथार्थवाद की एन टिकनर द्वारा नारीवादी आलोचना। एन टिकनर एक नारीवादी थी, प्रसिद्ध नारीवादी। यहाँ फिर आप जेंडर के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से यहाँ पर क्लियर किया गया है। दोस्तों, फिर बात करते हैं ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए।
पोस्ट मॉडर्निज्म यानी कि उत्तर आधुनिकतावाद। दोस्तों हमारा ये रहा उत्तर आधुनिकतावाद। इसके प्रवक्ता कौन है? एशले। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कि मैं करेक्ट ना हूं। एशले नाम से एक विचारक है, वो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उत्तर आधुनिकतावादी कहे जाते हैं। हालांकि उत्तर आधुनिकतावादी मिशाइल फोको, डेरिडा, ये वगैरह वगैरह हैं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंदर एशले का नाम प्रमुख तौर से लिया जाता है। दोस्तों हमारी ये एक किताब हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट 1 ही क्लियर कराती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट किताब है। इसके सारे रेफरेंसेस काफी अच्छे हैं, अगर आप इसे पढ़ोगे तो काफी आपको मजा आएगा। और इसमें काफी अच्छी सारी चीजें दी हुई हैं। ये देखिए, हर एक चीज बढ़िया तरीके से दिखी हुई है। रेडिकल नारीवादी, नारीवाद की तीन तीन लहरें, अच्छे से। और इसकी लैंग्वेज भी अच्छी है। ये जब मैं अपने एमए में था तो उस वक्त खरीदी थी, और ये मेरे लिए नेट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रही। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी देखने को। नव मार्क्सवाद, ये सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखा है। रॉबर्ट कॉक्स के विचार, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मार्क्सवादी सिद्धांत जब अच्छे से आप पढ़ेंगे उसके अंदर आपको मिल जाएगा। देखो, आलोचनात्मक सिद्धांत के अंदर यहाँ पर रॉबर्ट कॉक्स के और कांट, एंड्रयू लिंकलेटर के विचार भी आपको जानने को मिलेंगे। और मार्क्सवादी के अंदर आप सिर्फ मार्क्सवादी ही नहीं जानेंगे, इसके साथ साथ आप केंद्र परिधि मॉडल भी जानेंगे, विश्व व्यवस्था सिद्धांत भी जानेंगे, अल्प विकास का सिद्धांत, विश्व व्यवस्था सिद्धांत और ग्रामशीवाद, ये सब जानेंगे। फिर आएगा आपका नव मार्क्सवाद, साम्राज्यवाद तथा तृतीय विश्व का पूंजीवाद का उदय। ये सारी चीजें आपको यहाँ जानने को मिलेगी। और वर्तमान में मार्क्सवाद की क्या स्थिति है, ये चीज भी आप जानेंगे। तो दोस्तों ये जो किताब है 11 चैप्टरों के साथ आती है, काफी अच्छी किताब है ये, आप इसे जरूर लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट 1 क्लियर हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स ये कहाँ से पढ़ेंगे? स्टेट सिस्टम, नॉन स्टेट एक्टर्स, पावर, राज्य, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य और राजनीतिक व्यवस्था, और नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि गैर राज्य संगठन, जिसे एमएनसी भी बोला जा सकता है। पावर, इंटरनेशनल रिलेशन में पावर का क्या अर्थ है, यहाँ पर आप मोर्गेन्फी के विचार जान सकेंगे। सॉवरेनिटी, संप्रभु सत्ता, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संप्रभु सत्ता का तो बहुत बड़ा खेल है। फिर आती है सुरक्षा, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, परंपरागत और गैर परंपरागत सुरक्षा के अंदर आप यहाँ पर चीजों को विभाजित करेंगे। कहाँ से पढ़ सकते हैं ये सारी चीजें अच्छे तरीके से, जो ऑथेंटिक आपको प्रोवाइड करा दे वो चीजें? वो है दोस्तों इग्नू का मटेरियल। आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाना है और इग्नू का मटेरियल डाउनलोड कर लेना है। आपको एक एक चैप्टर पीडीएफ के तौर पर मिल जाएगा। यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इग्नू पीडीएफ। फिर बात आती है पार्ट 3 की, कन्फ्लिक्ट एंड पीस, शांति और संघर्ष, चेंजिंग नेचर ऑफ वारफेयर, वेपन्स वगैरह। ये सारी चीजें आपको कन्फ्लिक्ट के बारे में, कन्फ्लिक्ट मतलब दोस्तों संघर्ष, ये सारी चीजें कहाँ से मिलेगी आपको? इग्नू की वेबसाइट पर एमए का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारी चीजें उपलब्ध हो जाएगी। अब बात करते हैं हम अपने पार्ट 4 की। हमारी सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। पार्ट 4 के अंदर दोस्तों क्या है? पार्ट 4 के लिए ऑथेंटिक किताब, सिर्फ हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हिंदी माध्यम ही नहीं, हिंदी माध्यम के अंदर ऑथेंटिक किताबों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और साथ साथ एक एक सिलेबस को क्लियर कराते चलेंगे। ये 10 यूनिट भी क्लियर कराऊंगा, आगे और सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस भी क्लियर कराऊंगा हिंदी माध्यम की किताबों के अंतर्गत। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र एवं वैश्विक संघर्ष नाम से ये किताब आती है, जिसके लेखक हैं विजय कुमार वर्मा। ब्लैक और ओरिएंट ब्लैक स्वान द्वारा ये प्रकाशित होती है। विजय कुमार वर्मा सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दीन दयाल सिंह कॉलेज के। आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों,
ये पूरा पार्ट हमारा यूनिट 5 का इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट 4 इंटरनेशनल सॉरी यूनाइटेड नेशन से संबंधित है। ये सारा पार्ट आपको एक यूएन की बुक खरीदने पे मिलेगा। तो इसके अंतर्गत आपको ये सारा पार्ट इधर से कवर हो जाएगा। आप देखते हैं इसके अंदर एम्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ वर्किंग ऑफ यूएन। सीधी सी बात ये कह रहा है कि उद्देश्य बताओ, लक्ष्य बताओ, सिद्धांत बताओ, स्ट्रक्चर बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसकी उत्पत्ति बताओ, ये सारी चीजें हैं। तो ये इस किताब के अंदर आप मौजूद मिलेगी आपको। संयुक्त राष्ट्र का गठन, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत, उद्देश्य, संरचना, कार्य, ये पूरी लाइन तो यही है जो सिलेबस में दर्ज हुई है। अब स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या है? पूरी संरचना। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर संरचना क्या है? महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है, आर्थिक और सामाजिक परिषद भी है, यहाँ न्याय परिषद भी मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होगा, सचिवालय भी होगा, और संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। गैर सरकारी संगठनों का क्या योगदान है, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर में संशोधन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जानने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, जो कि आपका यूनिट 5 का पार्ट 4 क्लियर अच्छे तरीके से करा देगी। आगे बात करते हैं वैश्विक संघर्ष। सवाल ये आ जाते हैं कभी कभी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी शांति की सेना जो होती है, जिसे ब्लू हेलमेट कहा जाता है, तो वो किस देश में, किस युद्ध में के दौरान भेजी गई, ऐसे सवाल भी आते हैं। तो यहाँ पर ये सारी जो घटनाएं थी, जैसे कि क्यूबा संकट, वियतनाम युद्ध, अरब इजराइल संघर्ष, ईरान इराक युद्ध व अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप, बल्कान समस्या और कोसोवा संकट, खाड़ी संकट, कश्मीर विवाद। तो दोस्तों ऐसे जो वैश्विक संघर्ष हुए हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो इन चीजों के ऊपर भी सवाल जवाब आ जाते हैं। तो ये पढ़ना भी आपके लिए हितकर होगा। आगे बात करते हैं हम मानवाधिकार। दोस्तों देखो, जब आप इस किताब को पार्ट 4 क्लियर करने के लिए खरीदेंगे तो ये आपके पार्ट 7 को भी क्लियर कराती जाएगी। वो कैसे? मानवाधिकार, यहाँ पे आपको ह्यूमन राइट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे महिला अधिकार भी आ जाता है, मगर ये भी इस वक्त में यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी आप पढ़िए। वैश्विक पर्यावरण, यहाँ पे आपको क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंट कंक्रीन मिलेगा। सीधी सी बात है, इसका इशारा वैश्विक पर्यावरण की ओर है। क्या समझौते हुए, क्या संधियां हुई, क्या शिखर वार्ताएं हैं, क्या सम्मेलन हो रहे हैं, किस देश ने कहाँ भाग लिया, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। अब आता है शांति और विकास, मगर यहाँ आपको पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो आप गरीबी का इंटरनेट से निकाल सकते हो। यहाँ पे गरीबी जो इंडेक्स आता है आपका, पॉवर्टी इंडेक्स, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। आइए बात करते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र और तीसरी दुनिया, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था, क्षेत्रवाद, इसे सब भी पढ़ लीजिए, हालांकि ये अभी सिलेबस में नहीं है। फिर बात करते हैं दोस्तों नाभिकीय प्रसार। जब आप ये वाला हमारा पार्ट 3 पढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस, तो इसके अंदर नाभिकीय प्रसार भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि नाभिकीय प्रसार के अंदर आपको निशस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण आदि सब देखने को मिलेगा। और निशस्त्रीकरण के अंतर्गत जो समझौते हुए थे कि हमें अपने हथियारों को कम से कम करना है, तो उसके बारे में आपको यहाँ जानने को मिलेगा। जैसे CTBT, NPT, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। दोस्तों फिर बात करते हैं आतंकवाद की। ये रहा आपका इंटरनेशनल टेररिज्म, यहाँ पर आपका आतंकवाद भी क्लियर हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स भी ये मिल गया। संयुक्त राष्ट्र और निशस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र ने किस तरह निशस्त्रीकरण समझौतों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपको यहाँ भी पढ़ने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र और शांति अनुरक्षण कार्यवाही, वही जो भी मैंने कहा था कि शांति सेना जब संयुक्त राष्ट्र भेजता है विभिन्न देशों के अंदर, जो विवादग्रस्त देश होते हैं, अराजक देश होते हैं, उसके अंदर से काफी ज्यादा सवाल आ जाते हैं, हर बार आते हैं और मैच करने वाले होते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के वार देखने को मिल जाएंगे, युद्ध क्षेत्र, और यहाँ पे अलग अलग देशों के नाम होंगे। आपको मैच करना पड़ेगा कि कौन सा वार किस देश में हुआ था, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस देश में कौन सी सेना भेजी थी, और उस देश ने जो अभियान चलाया था या जो कार्यक्रम था, उस
का क्या नाम था? आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक मूलांकन। पृथ्वी को कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र बेशक पृथ्वी को स्वर्ग ना बना सके, लेकिन वो पृथ्वी को नर्क भी जरूर नहीं बनने देगा। आगे बात करते हैं दोस्तों यूनिट 5 की, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर। दोस्तों पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर के लिए आप किताब खरीदिए, ये वाली, अंतरराष्ट्रीय संबंध द्वितीय संस्करण, जिसे लिखते हैं तपन बिस्वाल। ये रही लेखक मंडल की सूची। तपन बिस्वाल, एसोसिएट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये दिल्ली के अंदर एसओएल जिसे कहा जाता है, ये वहाँ के प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के। ओरिएंट ब्लैक स्वान द्वारा ये किताब प्रकाशित होती है, जाना माना पब्लिकेशन है ये। आइए बात करते हैं इसके फर्स्ट इंडेक्स की। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संबंधों के उपागम आपको इस किताब के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, किंतु ये विस्तृत नहीं होंगे इस किताब की तरह। यहाँ पर इसको अच्छे से फुल्ली एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा, सार संदर्भ में इसको दिया गया है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या है। वही सारी चीजें ही हैं जो हमारा पार्ट 1 में था। आदर्शवाद, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, नव उदारवाद, ये रहा आपका फिर से उदारवाद, फिर मार्क्सवाद, समालोचनात्मक सिद्धांत, संरचनावाद, उत्तराधुनिकतावाद, नारीवाद। तो सभी तरह के आपको यहाँ पर अप्रोचेस देखने को मिल जाती हैं। शीत युद्ध और शीत युद्ध काल ये हमें पढ़ना नहीं है। विदेश नीति, विदेश नीति का अगर ये आप किताब लेते हैं तो आपको यहाँ पर यूनिट 6 भी क्लियर हो जाएगी आपकी विदेश नीति से। ये रहा यूनिट 6 भी क्लियर हो जाएगी। फिर विदेश नीति थर्ड पार्ट, इसे मोदी काल से रखा गया है। यहाँ पर आपको एक्ट ईस्ट नीति देखने को मिल जाएगी। ये रहा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। बहरहाल अभी हम यूनिट 5 पर ही है, तो आज उसी की बात करते हैं। दोस्तों मैं कहाँ था, हम थे पार्ट फर्स्ट पर, जिसका सबसे पहले टॉपिक आता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल गवर्नेंस एंड ब्रेटन वुड। तो दोस्तों ये जो 3 टॉपिक है यहाँ पे हम मिल जाएंगे। सबसे पहले वैश्वीकरण, जिसे लिखती हैं तान्या मोहंती, और पारुल अरोड़ा इसके अनुवादक है। यहाँ पर आपको संपूर्ण वैश्वीकरण के बारे में जानने को मिलेगा। इसी के साथ आप वाल्डन बैलो के विचार जानेंगे, अमर्त्य सेन के विचार, जोसेफ स्टिग्लिट्ज के विचार जानेंगे और जगदीश भगवती के विचार जानेंगे। वैश्वीकरण को अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन करा गया है। फिर बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस आप चैप्टर 5 में से ले सकते हो, जैसे कि ये लिखा हुआ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, हमारे भी यही है, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईआर। यहाँ पर आपको दोस्तों सभी तरह के टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान, हमारा ये आसियान जो हमारे पार्ट 6 को कवर करता है। अफ्रीकी संघ भी देखने को मिल जाएगा, ये रहा आपका अफ्रीकी संघ। ब्रिटेन वुड व्यवस्था देखने को मिलेगी, हमारा ब्रिटेन वुड ये रहा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था, इसे आईएमएफ कहा जाता है। तो दोस्तों आपको आईएमएफ भी मिलेगा। जब आप ब्रिटेन वुड के बारे में पढ़ोगे तो सीधी सी बात है, आईएमएफ नहीं छोड़ोगे, डब्ल्यूटीओ भी नहीं छोड़ोगे, आईबी भी नहीं छोड़ोगे, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। फिर बाकी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी वो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसे पेटेंट व्यवस्था, बौद्धिक संपदा अधिकार, पर्यावरण मुद्दे, उत्तर दक्षिण संवाद। उत्तर दक्षिण संवाद तो आई थिंक है हमारे सिलेबस में, देखिए रहा। नॉर्थ साउथ डायलॉग हाँ मिल गया, डब्ल्यूटीओ भी मिल गया, G20 और ब्रिक्स, उत्तर दक्षिण संवाद ये रहा, और फिर दक्षिण दक्षिण संवाद भी मिल गया। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरूरी नहीं होता कि सिलेबस के अंदर से आए। काफी बार देखा गया है कि जो एडवांस लेवल पे जो चीजें होती हैं वो भी पूछ ली जाती है। आइए आगे बात करते हैं। दोस्तों इस किताब के अंदर भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चैप्टर दिया हुआ है, जहां पर सार संदर्भ में आपको संयुक्त राष्ट्र की
वही सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। एम्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। एम्स वगैरह, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, कार्य प्रणाली, सारी चीजें, शरणार्थी और विस्थापित लोग, शरणार्थी और विस्थापित लोग दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएंगे। माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज, तो काफी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है दोस्तों। जो विस्तृत रूप से एक यहाँ पर दृष्टिकोण की व्याख्या की गई है, एक उपागम की व्याख्या की गई है, वो है हमारा नारीवादी दृष्टिकोण, जिसे जेन टिकनर ने लिखा है। जो हमारा ये रहा नारीवादी दृष्टिकोण, जो टिकनर के यहाँ पे आपको विचार देखने को मिल जाएंगे। ये रहा आपका टिकनर। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, दोस्तों ये रहा आपका पार्ट 8 का वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को विस्तृत तौर पर दिखाया गया है। यहाँ पर आप आतंकवाद की परिभाषा के साथ साथ आतंकवाद की ऐतिहासिक जड़ें, बौद्धिक परिप्रेक्ष्य, आतंकवाद के कारण, 21वीं सदी का आतंकवाद, नार्को आतंकवाद, भारत और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, जो परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ सामान्यता काफी जरूरी हो जाती है समझना, जो खासकर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों देखिए किस तरह हमने इस बुक के माध्यम से पार्ट 5 भी कर लिया, पार्ट 6 भी कर लिया। अब आप बात आती है पार्ट 6 की, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, शंघाई कॉरपोरेशन, आसियान तो इस वाली बुक में है ही। फिर भी ये मैं कहना चाहता हूं कि ये आउटडेटेड हो जाते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर ये जो हमारे क्षेत्रीय संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनके बारे में परीक्षा के अंदर करंट पूछा जाता है। वर्तमान संदर्भ में क्या समझौते हुए, क्या शिखर वार्ताएं हुई, क्या संधि हुई, किस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कहाँ बैठक करी, ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो दोस्तों विशेषकर पार्ट 5 और पार्ट 6 के लिए आप करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें या फिर न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि हाल ही में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है, G20 का सम्मेलन हुआ है, कोविड 19 के दौरान तो ये सारे सम्मेलन ऑनलाइन हुए हैं। अभी तो इनकी किताब भी मौजूद नहीं है, तो ये कैसे किताब के अंदर दर्ज हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, जैसे शंघाई कॉरपोरेशन भी अभी अभी हुआ है हाल फिलहाल में, तो इसीलिए दोस्तों इनका करंट अफेयर्स पर जोर दीजिए। देखिए कि इन सम्मेलनों की क्या थीम रही, किन देशों ने इन सम्मेलनों में भाग लिया, कहाँ पर ये गठित हुए और क्या संधि समझौते प्रमुख तौर पर देखे गए। बात करते हैं हम अपने पार्ट 7 की, हमारा लास्ट पार्ट। तो हमें यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि हमें इंटरनेशनल टेररिज्म भी देखने को मिल गया इन्हीं किताबों में, क्लाइमेट चेंज भी देखने को मिल गया, ह्यूमन राइट्स भी मिल गया, माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज भी मिल गए, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट भी मिल गया। हमारा जो लास्ट छूटता है वो है रूल ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो दोस्तों इसके अंदर क्या आएगा और क्या आ सकता है और इसकी क्या मीनिंग है, इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों सीधे सीधे अर्थों में इसकी मीनिंग है मल्टीकल्चरलिज्म। अगर आप बहुसांस्कृतिकवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानोगे, पढ़ोगे विस्तृत तौर पर, तो आप ये टॉपिक क्लियर कर सकते हो। ये है बहुसंस्कृतिवाद का टॉपिक। यहाँ पर आप धार्मिकता देखोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, फिर आप यहाँ पर कल्चर देखोगे, सांस्कृतिकरण, फिर आप यहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी अस्मिता की राजनीति, इसे परिचय की राजनीति भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको मल्टीकल्चरलिज्म में देखने को मिलती है। भाई सीधी सी बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों की क्या स्थिति है, विल किमली का बीकू पारिक ने क्या विचार दिए, सैमुअल पी हंटिंगटन ने कल्चर के बारे में क्या बात करी। सैमुअल पी हंटिंगटन मल्टीकल्चरलिज्म से जुड़े हैं, विल किमली का भी मल्टीकल्चरलिज्म में आ जाती है, बीकू पारिक भी मल्टीकल्चरलिज्म में आ जाते हैं। जो धार्मिकता की बात करते हैं वो सारी चीज भी इसके अंदर से जुड़ी है, क्योंकि धार्मिकता और सांस्कृतिकता का बंधन एक ही तो है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिकता
सत्ता का जो प्रभुत्व देखा जा रहा है कुछ टाइम से, वो काफी विवादित होता जा रहा है। किन्हीं देशों को बहुत सांस्कृतिकता के कोई पक्ष में है तो कोई इसके विपक्ष में है। तो ये काफी इस वक्त काफी बड़ा विवाद खड़ा होता जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक जानना है, रूल ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, तो आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुसांस्कृतिकवाद को सही तरीके से पढ़ सकते हैं, तभी ये जाकर आपको टॉपिक समझ में आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस यूनिट 5 को खत्म करते हैं और अंत में मैं ये कह सकता हूं कि आप इन तीन किताबों के जरिए इस यूनिट 3 को फिनिश कर सकते हैं। ये जो किताबें हैं यूनिट 3 के लिए, वो किताबें ये रही। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।